स्वतंत्रता आंदोलन तहत आपने राष्ट्रीय भूमि की स्वतंत्रता, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। तो मुख्य मुद्दा ये है कि भूमि कैसे गुलाम होती है। भूमि जो है वो गुलाम होती है जब भूमि पर कोई लगान या विशेष टैक्सेशन थोप दिया जाता है, क्योंकि संसाधन जो है वो यदि उस पर कोई तरह का उस पर लगान या टैक्सेशन होता है, राजस्व से वसूल किया जाता है, तो निश्चित रूप से संसाधन गायब होने लगते हैं और वो बिकने की नौबत आ जाती है। यदि उस पर उत्पादन जो होता है, उस पर टैक्सेशन हो या राजस्व की वसूली हो, तो संसाधन ज्यों का त्यों बना रहता है और उत्पादन जितना हुआ है उसमें से ही कोई टैक्स जाना है, इसलिए किसी को कोई हानि नहीं होती। तो पहली बात तो ये होती है कि संसाधन पर टैक्सेशन खत्म हो। उसमें भूमि मुख्य संसाधन है किसी भी उत्पादन के लिए। वो सभी चीज़ें, कोई फैक्ट्री भी लगाता है तो उसमें भी ज़रूरत पड़ती है कि भूमि होगी तभी तो फैक्ट्री लगाएगा। तो मुख्य बात यह है कि भूमि जो है उस पर जो लगान या टैक्सेशन संसाधन के रूप में होते हुए भी लगा दिया जाता है, वो उसको गुलाम बना लेता है। दूसरी बात है मुद्रा। जो राष्ट्रीय मुद्रा जैसे INR है, अपना देश का इंडियन नेशनल रूपी, तो वो मुद्रा कहलाती है राष्ट्रीय। यदि वो मुद्रा गुलाम है, मुद्रा कैसे गुलाम होती है? जब उसके ऊपर कोई ब्याज या कोई बाधाएं ऐसी थोप दी जाती हैं जो सीधे सीधे जनता तक सरलता पूर्वक ना पहुंचे, तो उस पर लदा हुआ वो बोझ उसको गुलाम बना लेता है, उसकी हथकड़ी बेड़ी बन जाता है और मुद्रा का शिथिलीकरण कर देता है। वो चल नहीं पाती, जल्दी जल्दी चलती नहीं, तो राष्ट्र का विकास रुक जाता है। आर्थिक विकास रुकने से सारी गरीबी फैलने लगती है, समृद्धि टूट जाती है, लोग बहुत परेशानी में फंस जाते हैं। तो मुख्य बात यह है कि अगर ये इसके ऊपर से ये लोड हटा दिए जाएं तो इसकी भी गुलामी टूट जाती है, तो मुद्रा स्वतंत्र हो जाती है। तीसरी बात हमने कही कि जो राजकोष है देश का, वो चंद लोग ही उसको हथिया लें। चंद किसी कॉलोनी विशेष में यूज हो जाए, किसी क्षेत्र विशेष में यूज हो जाए, किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी जाति विशेष के लिए यूज हो और दूसरे लोगों के हित में वो उपयोग ना हो रहा हो, तो यही माना जाएगा कि ये कोष भी गुलाम है। और जब तक ये गुलाम है तब तक नागरिकों के हितों की रक्षा संभव नहीं है, क्योंकि उनके हित में राजकोष के द्वारा ही काम होते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि तीसरी चीज़ की गुलामी भी तोड़ी जा सकती है। चौथी बात हमने कही कि संविधान यदि गुलाम होगा, वो चंद लोगों के द्वारा ही प्रभावित रहेगा, उन्हीं के द्वारा वो बनेगा, उन्हीं के द्वारा उनके हित में बनेगा, सर्वहितकारी नहीं होगा, उसमें सार्वजनिकता नहीं होगी, सारी जनता के हित, प्रत्येक नागरिक का हित वो सुनिश्चित नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो विधान होगा वो वास्तव में संविधान ना होकर विसंविधान हो जाएगा। तो संविधान की स्वतंत्रता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि पहले तीन चीज़ों की। तो भूमि, मुद्रा, कोष और विधान, ये चारों की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। अभी और भी बहुत सारी बातें करेंगे गुरु अरविंद अंकुर जी के साथ, जो संस्थापक हैं न्याय धर्म सभा के। सुनते जाइए 90.8 FM, आपकी आवाज़, मेरे साथ रहिए। मैं हूँ आरजे नाज। 90.8 FM पर एक बार तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। मैं आरजे नाज हूँ, स्टूडियो में खूब सारी बातें कर रही हूँ मैं गुरु अरविंद अंकुर जी से, जो न्याय धर्म सभा के संस्थापक हैं। बहुत सारी बातें बताई हैं इन्होंने हमें, और खासकर उन लोगों के लिए जिनको न्याय नहीं मिलता, खासकर उन लोगों के लिए जो हमेशा ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। तो आप लोग बिल्कुल भी अब चिंता ना करें, क्योंकि अब ये सब कुछ खत्म होने वाला है। आसानी से कोई भी चीज़ आप लेना चाहेंगे वो बहुत आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि मैंने देखा है हमेशा से कि एक कोई अगर थोड़ा सा पैसे वाला है तो वो अपनी बहुत आसानी से कोई भी चीज़ खरीद लेता है, लेकिन गरीबी की अगर बात करें तो उसके लिए ये बहुत, मेरी समझ से बहुत अच्छी चीज़ है। खासकर मैं सभी के लिए बोल रही हूँ जो न्यायशील जनाधिकारों की प्रतिष्ठा है। सर, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं का आप बताएं। जी हाँ, न्यायशील जनाधिकार भी एक प्रस्ताव है जो केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारों को भी दिया गया है, सभी सामाजिक संगठनों को भी भेजा गया है, राजनीतिक दलों को भी भेजा गया है, नए पुराने सभी प्रकार के राजनीतिक दलों को ये दिया गया है। और जनाधिकार का अभिप्राय है कि किसी राष्ट्र की जनता के अधिकार क्या हैं, और वो भी न्यायशीलता के आधार पर। न्यायशील जनाधिकार वास्तव में 4 चीज़ों को कवर करते हैं, जिसमें शिक्षा, रोजगार, सुविधा और संरक्षण। ये 4 चीज़ें यदि नागरिकों को मिलें समान और उचित रूप से, तो इसे न्यायशील जनाधिकार कहते हैं। अब सवाल ये है कि अभी तक इन पे सरकार की तरफ से कोई ऐसी कदम या स्टेप नहीं उठाई गई है जिससे कि जनता के ये चारों हित सिद्ध हो सकें और उसे सुलभ हो सकें ये अधिकार। इसमें राष्ट्रीय बजट के द्वारा
इन चारों सेवाओं का संचालन सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए था। वास्तव में पूरे बजट को ही 4 भाग में बांटकर 25% शिक्षा बजट, 25% रोजगार बजट, फिर 25% सुविधा बजट, फिर 25% संरक्षण बजट, यदि इन चारों चीज़ों पे समान बजटीकरण अपनाया गया होता तो ये पूरी तरह से न्यायपूर्वक एक एक नागरिक तक ये चारों जनाधिकार पहुंच गए होते। लेकिन 2-3% का शिक्षा बजट बना के आप इतनी बड़े नागरिक से भरे हुए देश को शिक्षित नहीं कर सकते। 125 करोड़ से भी अधिक नागरिक हो गए हैं और उनके लिए बजट का एक छोटा सा पोर्शन की 3%, 4%, 6% करके आप कैसे इतने सारे नागरिकों को शिक्षित करेंगे, ये विचार का विषय है। लेकिन अभी तक हुआ यही है। 25% शिक्षा बजट वास्तव में होना चाहिए था और सरकार को ये प्रायोरिटी पे 25 वर्ष की आयु तक सभी नागरिकों को समान रूप से शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए था। वो चाहे इंजीनियरिंग करता, मेडिकल करता या वकालत करे या किसी भी फील्ड में जाना चाहते, ये सारा प्रशिक्षण का मुद्दा होना चाहिए था। और 20 साल तक उसे भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन पढ़ा के फिर उसके बाद कृषि, वाणिज्य, राजनीतित्व का प्रशिक्षण देके 25 साल की उम्र तक में उसे रोजगार के लिए योग्य बना दिया जाता और बहुत आसानी से उसके लिए अगले जो जनाधिकार की बात है वो उसको पूरी करके कि 25% रोजगार बजट निर्धारित करके सभी को रोजगार के लिए संसाधन मुहैया कराया जा सकता था। लेकिन हुआ अभी तक नहीं है। इसी तरह से प्रत्येक अभी गांव कुछ बहुत पिछड़े हुए हैं और कुछ जो है जिनको सुविधाएं दे दी गई वो सब शहरीकरण उनका हो गया। बस्ती सभी नागरिकों की है तो हर बस्ती को सड़क, पानी, बिजली और संचार, डाक, इस तरह की सारी चीज़ें समान रूप से प्रति बस्ती के आधार पर दी गई होती तो आज देश में कोई भी पिछड़ा हुआ